यस सर। यस सर। क्या समझाया मैंने कि ये एग्जामिनर पूछेगा अमान, और यही सब बातें होती है अमान जहां तुम अटक भी जाते हो। क्या पूछेगा एग्जामिनर कि भाई डायरेक्टली क्यों नहीं बनाया। तो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाएगा अलीना, तो बड़ा सिंपल है, इसलिए मैंने कॉन्शियसली आपके दिमाग में रजिस्टर कर दिया कि भाई एयर में तो डायरेक्टली बन रहा था सल्फर ट्राइऑक्साइड विद वाटर। तो यहाँ इसलिए नहीं होता कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को अगर हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो वो बहुत तेजी के साथ मिस्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और वो पॉइजनस हो सकता है, वो लीकेज हो गया या वो अनकंट्रोलेबल हो सकता है। तो हम सेफर अप्रोच के लिए क्या करते हैं कि पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं, जिससे ओलियम बन जाता है, एंड देन ओलियम को हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं, व्हिच इज मच जेंटल रिएक्शन, एंड दैट will give us sulfuric acid slowly and gradually. Are we absolutely clear? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर अब उस स्टेप की तरफ चलते हैं जो रिवर्सिबल स्टेप था बच्चों, ये वाला। ठीक है, ये वाला स्टेप था रिवर्सिबल। अब आपको मालूम है कि जो रिवर्सिबल स्टेप होता है इसमें बड़े नखरे होते हैं, क्योंकि इसमें हमें बात करनी होती है टेम्परेचर, प्रेशर और कंडीशंस की। तो मेरे बच्चे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ली शैटलियर प्रिंसिपल, कि भाई अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और मुझे जल्दी से बता दो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इन ऑर्डर टू अचीव फॉरवर्ड शिफ्ट हम टेम्परेचर ज्यादा रखते हैं या कम रखते हैं। ये मैं चूंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए डायरेक्टली पूछ रहा हूँ। टेम्परेचर शुड बी ऑन दी लोअर साइड। अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर यहाँ पर टेम्परेचर लोअर साइड पर होना चाहिए था, लेकिन क्या 400 या 450 का टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर है? नो। नहीं है। तो ऐसा क्यों किया जाएगा? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था टेम्परेचर के लिए, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी को मीट करने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, और दूसरा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो, भाई अगर टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इस वजह से हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया था हमने, कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर। किसी को याद है? यस सर। एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज मेंट बाय कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर, तो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर जो है वो आपको टेम्परेचर कम करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप 400 से नीचे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उससे एक्टिवेशन एनर्जी अचीव नहीं होगी और रेट ऑफ रिएक्शन इतना स्लो हो जाएगा कि आपको टेम्परेचर कम करने का फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी स्टे एट 400 डिग्री सेल्सियस। सेकेंडली आ जाता है कि प्रेशर शुड बी हाई और लो। तो जरा प्रेशर का ताल्लुक किससे होता था बेटा? मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तो इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 3 मोल्स, और यहाँ पर कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। तो अमान क्या बताया था हमने? पीपी रिलेशनशिप बताया था कि जब प्रेशर प्रोडक्ट के मोल्स कम हो तो प्रेशर शुड बी हायर। सो यहाँ पर हायर होना चाहिए था, लोअर होना चाहिए था प्रेशर? हायर सर, हायर होना चाहिए था। लेकिन और अगर तुम्हें याद हो हेबर्स प्रोसेस के अंदर मुश्तबा प्रेशर वाज 200 एटीएम। हेबर्स प्रोसेस में बहुत ज्यादा हायर था, लेकिन यहाँ तो प्रेशर है 1 to 2 एटीएम। तो 1 to 2 एटीएम इज हायर प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर। हाँ भाई, 1 to नॉर्मल प्रेशर। तो सवाल ये आ जाएगा कि भाई यहाँ तो हायर प्रेशर चाहिए था, तो फिर 1 to 2 एटीएम पे क्यों गया? हायर प्रेशर पे क्यों नहीं गए? इसको 200 एटीएम पे क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि बेटा इसी प्रेशर पर हमें तकरीबन 99.8% की यील्ड मिल जाती है। इसी प्रेशर पर हमें 99.8% की यील्ड मिल जाती है। तो अब मुझे बताइए कि 0.2% की यील्ड के लिए क्या ये लॉजिकल है कि प्रेशर इतना बढ़ाया जाए? क्या प्रेशर बढ़ाना जस्टिफाई करेगा उसके जो है ना आउटकम को? कि जब हमें इस नॉर्मल प्रेशर पर, जहां हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी, देखो ये टीचर ने बताया होगा, फिर पता होगा हेबर प्रोसेस में हम 200 एटीएम तक जाते थे और वहां पर जाके हमें मैक्सिमम यील्ड मिलती थी, उससे ऊपर नहीं जाते थे क्योंकि उससे ऊपर जाने के लिए और ज्यादा जो है ना वो एक्सपेंसिव पाइप्स चाहिए होंगे, फटने का खतरा होगा। लेकिन यहाँ पर हम जा ही नहीं रहे ऊपर। क्यों नहीं जा रहे हैं यहाँ पर ऊपर? क्योंकि यहाँ पर एट दिस नॉर्मल प्रेशर ही हमें यील्ड कंसिडरेबल मिल जाती है प्रोडक्ट की, और इतना ज्यादा प्रेशर पर ले जाना जस्टिफाई नहीं करता। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाई यहाँ पर हम इसी प्रेशर पे स्टे करते हैं। फाइनली आ गया कैटलिस्ट, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। आप जानते हो कैटलिस्ट ना फॉरवर्ड शिफ्ट प्रोड्यूस करता है और ना ही बैकवर्ड शिफ्ट। कैटलिस्ट क्या करता है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे फॉरवर्ड रेट ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है, यानी ओवरऑल प्रोसेस जो है वो तेज हो जाता है। यस और नो? यस सर। यस सर। कोई मसला यहाँ तक बच्चों? नो सर। नो सर। जी अमान, मुश्तबा, बात समझ में आई है? मैंने नाइट्रोजन वाले लेक्चर में चूंकि ली शैटलियर दोबारा से पूरा समझा दिया था, इसलिए यहाँ मैंने डायरेक्ट बताया है
अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो नाइट्रोजन वाला लेक्चर जब देखेंगे तो उसमें आपको दोबारा सुनने को मिल जाएगा कि हमें कैसे पता चला कि लो टेम्परेचर रखना था या हाई टेम्परेचर रखना था। बाकी जिन्होंने लिया था उनको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई बच्चों, आप लोगों को कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? Yes, sir. चलो अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे। अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और यूजेस आपने जनाबे अली बहुत आसान से यूजेस है। ठीक है, यूजेस आप ऐसा करें कॉपी कर लें ताकि आपके पास आ जाए। भाई कैसा लगा ये चैप्टर, मुश्किल लगा या डुएबल है, इजी है? इजी है। इजी है ना, ओके। अल्लाह, जी ये आ गए हमारे पास दो मेजर यूजेस है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड के। एक, ये फूड प्रिजर्वेटिव में इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसीलिए बैक्टीरिया इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। प्लस इट आल्सो किल्स बैक्टीरिया। ठीक है, इसका क्लोरीन वाला एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्राइमरीली दो यूजेस हैं, फूड प्रिजर्वेटिव में इस्तेमाल होता है और इसके अलावा बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एंटी बैक्टीरियल पर्पस के लिए भी। एक और आखिरी बात बताता चलूं कि हमने ये तो बात कर ली कि कार एग्जॉस्ट के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है बेटा। कार एग्जॉस्ट के अंदर याद है अभी बताया था कि नाइट्रोजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार एग्जॉस्ट में होता है, यस और नो? यस। Yes, एंड sir. व्हाट वाज दैट रिएक्शन? कि नाइट्रोजन कार एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाती है और वो बनाती है NO, और फिर वो NO फर्दर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बना लेती है? NO2। और आपको मालूम है ये NO2 क्या कर रही है? एसिड रेन बनाने में कंट्रीब्यूट कर रही है, यहाँ या ना? यस सर। तो अब इसका कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल सोल्यूशन है बेटा। इसका सोल्यूशन क्या होता है? कैटालिटिक कन्वर्टर। कि जो अच्छी गाड़ियां आती हैं उनके अंदर क्या लगा हुआ होता है अमान? कैटालिटिक कन्वर्टर। वो क्या करता है कि कार एग्जॉस्ट के अंदर जो NO2 बन रहा है ना उसके साथ गेम कर देता है। और वो क्या गेम करता है कि कार एग्जॉस्ट में दो मेजर पोल्यूटेंट बन रहे होते हैं। एक बन रहा होता है NO2 फ्रॉम दिस नाइट्रोजन, और एक बन रही होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बन रही होती है? जो फ्यूल आप गाड़ी में डालते हैं उस फ्यूल की कुछ पार्ट इनकम्प्लीट कंबशन का पार्ट की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है, नई बात नहीं बता रहा बेटा मैं। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? कैटालिटिक कन्वर्टर एक बहुत ही और वेल डेकोरेटेड किस्म का जो है ना मशीनरी है जो प्लैटिनम प्लेट्स पर बनी होती है, और इसीलिए जो महंगी गाड़ियां उनमें आती है प्लैटिनम इसमें कैटलिस्ट का काम करता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या? ये ऑक्सीजन इसको दे दी जाती है। यानी कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन लेकर उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, और वो ऑक्सीजन जब कार्बन मोनोऑक्साइड गेन करती है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड में। इस तरह से जब कार एग्जॉस्ट से गैसेस बाहर निकलेंगी तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होगी बल्कि वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो चुकी होगी, क्योंकि जब वो कैटालिटिक कन्वर्टर से पास होते हुए आ रही है तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर के लेवल पर जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आपस में कंबाइन होंगे तो बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगी। सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन कैटालिटिक कन्वर्टर। तो कैटालिटिक कन्वर्टर एक तीर से दो शिकार करता है, यानी एक ही झटके में एक रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बायोलॉजिकली टॉक्सिक होती है उसको भी कार्बन डाई में कन्वर्ट कर देता है, और नाइट्रोजन डाई जो कि एसिड रेन का सबब बनेगी अगर वो बाहर रिलीज हो गई तो उसको भी वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है जो टोटली हार्मलेस है और वो कार एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाती है। एम आई क्लियर? सर। Yes, जी sir. अलीना मुबीन मुश्तबा यस सर। बात सबको समझ में आ गई है? Yes, sir. बेटा ये चैप्टर यहाँ पर मुकम्मल तौर से एक एक माइक्रो डिटेल को इंक्लूड कर लें तो ये चैप्टर खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पर मुकम्मल तौर से कंप्लीटली खत्म हो जाता है विदाउट एनीथिंग लेफ्ट।
ठीक है, आज हमने सल्फर से बात शुरू की थी, मैं दोबारा से आज का रिव्यू दोबारा दे दूं। सल्फर से बात शुरू की थी, हमने कहा था सल्फर में सल्फर डाई, ट्राई और H2SO4 की बात होगी। सल्फर डाई में सबसे पहले सल्फर का सोर्स क्या है? फॉसिल फ्यूल्स, वोल्केनो है जो ऑक्सीडाइज होते हैं तो सल्फर डाई बनता है। सल्फर डाई के दो प्राइमरी एस्पेक्ट हैं, एक एसिड रेन कॉज करने में और एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 में। एसिड रेन कैसे कॉज होती है? अकेला नहीं करता भाई, इसके लिए नाइट्रोजन का हेल्प चाहिए होती है जो कि कैटलिस्ट का काम करता है। कैसे करता है वो मैंने बताया आपको। उसके बाद जनाब अली एसिड रेन जब बन जाती है तो उससे क्या क्या होता है? बिल्डिंग डैमेज हो रही है, रस्टिंग हो रही है, मेटालिक स्ट्रक्चर्स की पीएच डिक्रीज होने से एल्यूमिनियम आयन टॉक्सिसिटी हो रही है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पा रही, एक्वेटिक लाइफ की डेथ हो रही है, कोरल रीफ्स के शेल्स खत्म हो रहे हैं जिसकी वजह से नेचुरल जो फ्लडिंग्स हैं वो बढ़ जाती हैं। फिर सल्फर डाइऑक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैसे भाई, उसमें आपको 4 स्टेप में मैंने बताया कि क्या 4 स्टेप्स की वर्किंग है। और 4 स्टेप में मैंने बताया कि थर्ड स्टेप में ही प्रोसेस को खत्म किया जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया जाता? उसमें सेफ्टी पर्पस इन्वॉल्व है, ये रीजन बार बार एग्जामिनर ने पूछा होता है तो आपको मैंने बता दिया। फिर जो रिवर्सिबल स्टेप है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर, कॉम्प्रोमाइज प्रेशर क्यों जाते हैं उसके ऊपर? क्योंकि टेम्परेचर अगर हम उससे नीचे लाते हैं, हालांकि अकॉर्डिंग टू ली शेटलियर टेम्परेचर शुड बी ऑन द लोअर साइड, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि स्पीड बहुत कम हो जाएगी, विच वुड नॉट बी फीजिबल। इसी तरह से जो प्रेशर है उसे हम बढ़ा क्यों नहीं रहे फर्दर? क्योंकि 122 atm जो नॉर्मल प्रेशर है उसी पर हमें 99.8% यील्ड मिल जाती है। तो अगर हम इससे ज्यादा प्रेशर बढ़ाने पर मेहनत करें अलग से तो उसका कोई रिटर्न जो बेनिफिट है वो उतना मेजर नहीं होगा, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं कि इसको नॉर्मल प्रेशर पे करा लें। हालांकि ली शटले के हिसाब से दिस शुड बी डन एट दी हायर प्रेशर। हाउएवर अगर तुम्हें हेबर्स प्रोसेस याद हो तो वहां पर प्रेशर काफी हाई होता है, 200 atm होता है, और उससे ज्यादा क्यों नहीं करते थे वहां पर? क्योंकि अगेन वहां फटने का खतरा होता है। लेकिन यहाँ तो हम बढ़ा ही नहीं रहे, नॉर्मल प्रेशर पे ही ऑलमोस्ट कर रहे हैं। द रीजन इज के इसी प्रेशर पे हमें टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। और उसके बाद जो कैटलिस्ट है, आपको मैंने बताया कि कैटलिस्ट जो है वो किसी एक तरफ शिफ्ट नहीं कराता बल्कि वो स्पीड को बढ़ा देता है। उसके बाद हम सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेज पे बात करते हैं तो प्राइमरीली वो फूड प्रिजर्वेटिव और बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो हमने एसिड रेन की बात की थी कि एसिड रेन का सोल्यूशन क्या है, सो एसिड रेन में अगर आपको याद हो तो सल्फर डाई और नाइट्रोजन डाई की वजह से मसला हो रहा था, और नाइट्रोजन डाई बनती थी कार एग्जॉस्ट में। सो उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है जो है कैटालिटिक कन्वर्टर का, कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि अगेन कार में ही बनती है, उन दोनों को आपस में कंबाइन करा देता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। बाय दिस इट रिड्यूसेस the amount of nitrogen dioxide in the atmosphere, जिसकी वजह से फिर एसिड रेन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर आप एसिड रेन बचाना चाहते हैं तो सल्फर के साथ क्या करें? एक और याद आ गई, ये एमसीक्यू में शायद आया हुआ है कि भाई याद है ना सल्फर डाइऑक्साइड कहां से निकल रही थी? इंडस्ट्रियल फ्यूल, जब फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा था तो उसके बर्निंग से निकल रही थी ना सल्फर। तो हम क्या कहते हैं कि जब इंडस्ट्री में आप कोई फ्यूल बर्न कर रहे हो और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है कि निकलेगी, तो आप क्या करें? डीसल्फराइजेशन करें। डीसल्फराइजेशन करें, यानी डीसल्फराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे कंपाउंड्स का, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, जब मान लो कि एक इंडस्ट्रियल वो जो है एग्जॉस्ट है जिससे सल्फर डाइऑक्साइड ने निकलना है, तो वो जो सारा का सारा एग्जॉस्ट ना उसे हम कोट कर देते हैं उस डीसल्फराइजिंग एजेंट से, ताकि जब सल्फर डाइऑक्साइड का धुआं वहां से निकल रहा हो ना तो वो निकले नहीं, बल्कि वो उस केमिकल कोट पर क्या होता जाए? कंबाइन होता चला जाए, और इस तरह से जो एग्जॉस्ट से धुआं निकलेगा उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का जो कंटेंट होगा वो लिमिट हो जाएगा। इसको कहते हैं डीसल्फराइजेशन, यानी एक जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट हैं वहां पर ऐसे केमिकल्स का कोटिंग की जाए या ऐसे केमिकल्स को दरमियान में रखा जाए जहां से जब सल्फर डाइऑक्साइड पास हो रही हो तो वो केमिकल्स उस सल्फर डाइऑक्साइड से रेडिली रिएक्ट कर जाएं। और जो केमिकल्स यूजुअली कॉमनली इस पे इस्तेमाल होते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यूजुअली इनका इस्तेमाल कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये तीनों कैल्शियम ही के कंपाउंड हैं जो यूजुअली कॉमनली डीसल्फराइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दे रेडिली ट्राई टू कंबाइन विद सल्फर डाइऑक्साइड। एम आई क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो बेटा ये चैप्टर हो गया मुकम्मल तौर से खत्म। बाकी ये है कि आपको मालूम है कल आपका टेस्ट रखा गया है और उसमें रीडॉक्स जो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला जा चुका है, रेट्स ऑफ रिएक्शन जो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला जा चुका है, और ये वाला चैप्टर जो आपने अभी अभी खत्म किया है, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन हमारी यहाँ पर एंड हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे ग्रुप 2 पर, और ग्रुप 2 जो है वो इससे कई गुना छोटा चैप्टर है और ये एक सिंगल सेशन में खत्म हो जाएगा। ठीक है,
इंशाल्लाह। तो ये ग्रुप 2 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2। और ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल का अगर आपको लेआउट याद आ जाए थोड़ा सा, अगर पीरियोडिक टेबल का आपको लेआउट याद आए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा याद आ जाए, तो कुछ इस तरह का लेआउट होता था बच्चों। पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हैं तो इस तरह का लेआउट दिखता है। और ग्रुप 2 हम किसे कह रहे हैं बेटा? ग्रुप 2 हम कह रहे हैं जो यहां मौजूद है। दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2 हियर, दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 13 14 15 16 17 और 18। तो पीरियोडिक टेबल की जो न्यूमेरिक नंबरिंग है उसमें पीरियोडिक टेबल में बेटा 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? देखो पीरियोडिक टेबल में ना ग्रुप की जो नंबरिंग है दो तरह से की जाती है, एक न्यूमेरिक फॉर्म में, एक रोमन फॉर्म में। तो रोमन फॉर्म में जब न्यूमेरिक फॉर्म में करते हैं तो 18 ग्रुप बन जाते हैं, और रोमन फॉर्म में जब करते हैं तो ये ग्रुप 1 यूं लिखा जाता है, और ये तब भी ग्रुप 2 ही होता है। जो ग्रुप 2 न्यूमेरिक में ग्रुप 2 है वो रोमन में भी ग्रुप 2 ही होता है। जबकि जो अगला चैप्टर इसके बाद ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 अगर हम रोमन में नंबरिंग करते हैं तो ये 1 2, और उसके बाद फिर ये 3, ये 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7 आ जाता है, और फाइनली ये 8 आ जाता है। तो जो ग्रुप 17 है वो रोमन नंबरिंग के अंदर ग्रुप 7 बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ग्रुप 2 और ग्रुप 17 ये दोनों चैप्टर जो आपके शामिल हैं, तो ग्रुप 2 जो है वो रोमन में भी ग्रुप 2 है और न्यूमेरिक नंबरिंग में भी ग्रुप 2 है, जबकि ग्रुप 17 जो है वो रोमन नंबरिंग में ग्रुप 7 बन जाता है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जी मुश्तबा, अमान, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है, ठीक है। अब ग्रुप 2 जो है मेरे बच्चे, इसमें क्या एलिमेंट्स कौन से आते हैं? मेटल्स आते हैं कि नॉन मेटल्स आते हैं? तो याद की करते हैं। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और फिर रेडियम। ये हमारे पास ग्रुप 2 है जो कि मेटल्स का ग्रुप है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये ग्रुप हैं, ये एलिमेंट्स हैं जो इस ग्रुप में शामिल हैं। अब मेरे बच्चे इस चैप्टर का जो लेआउट है, जो मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना लेआउट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। क्यों इनऑर्गेनिक आप भूलने लगते हो जब आपके जहन में लेआउट ऑफ द चैप्टर नहीं होता, तो इसलिए लेआउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर चैप्टर का। तो इस चैप्टर का बच्चों जो लेआउट है, स्क्रीन नहीं आ रही है आप लोगों के सामने? आ रही है? आ रही है, सर। तो बेटा इस चैप्टर का जो लेआउट है, यानी जिस सीक्वेंस में हम ये चैप्टर पढ़ते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है, तो वो बड़ा ही सिंपल है कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले बस दो चीजें पढ़ने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स, and chemical properties and their chemical properties of group 2. Properties ग्रुप 2। और अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक कर दूं ना केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो मैं इसको यूं कर देता हूं कि आपकी आसानी से और पैटर्न और क्लियर हो जाएगा। जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज एक तरफ कर लेंगे हम लोग, और इसके अलावा
फिर solubility एंड थर्मल स्टेबिलिटी। असल में जो ये पूरे चैप्टर में जो ग्रुप 2 में सबसे ज्यादा जो सवाल आएगा वो इनके बारे में आएगा, जो ये आपको मैंने लिखा है, सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2। तो ये हमारे पास इसकी कुछ डिवीजन रहेगी इस चैप्टर को करने की। ठीक है, अब इस चैप्टर के ऊपर इंशाल्लाह सेशन हमारा कल होगा सहरी के फौरन बाद। सहरी के फौरन बाद 5:20 पर फजर होती है, तो आप समझ लें 5:30 5:30 पे होगा सेशन। तो प्लीज दरखास्त ये है कि जागते रहिएगा,